साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज अचानक से लाइव आना पड़ा क्योंकि एक ज़रूरी मामले पे आपसे बात करनी थी और मैंने कैप्शन डाल दिया है कि मामला क्या है। और मैं ये लाइव बीच में डिस्टर्ब भी हो सकता है। मैं अनुरोध करूँगा कि ये एक ज़रूरी लाइव है, आप सब लोग जो हैं इस लाइव को सुने। और मैं आज आपसे मदद चाहता हूँ। शायद मैंने कभी आपसे नहीं कहा होगा, लेकिन मैं आज आपसे मदद चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये लाइव किया है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, और सबको आज नमन ही करूँगा, बस बाबा साहब के दिए अधिकारों का प्रयोग करूँगा जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। सभी गुरुओं को नमन, महापुरुषों को नमन। मगर आज का जो लाइव है, मैं इसमें आपसे मदद चाहता हूँ। और मदद ये है कि जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ वो हो सकता है कि भारत में जातिगत व्यवस्था की वजह से, भारत में राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग की वजह से भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको ना उठाए। लेकिन आपके पास ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है और आशा और उम्मीद है कि आप इस मामले पे मेरी मदद करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, हम सब लोग उन्नाव को लेकर चिंतित हैं। उन्नाव में जो 3 बच्चों के साथ जो हुआ है, 2 बच्चों की जान चली गई है और तीसरी अभी अस्पताल में है। और इसी को लेके आज मेरा लाइव है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो न्याय ज़रूर मिलेगा, मैं इसका वचन देता हूँ। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि न्याय कैसे मिलेगा। न्याय तब मिलेगा जब उसके भाई जो हैं, उसके परिवार के लोग उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग अगर उसकी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो जो उम्मीदें बहनें लगाती हैं हमसे, और वो उम्मीदों पे अगर हम खरे नहीं उतर पाएंगे तो ये बड़ा शर्मिंदगी का विषय है हमारे कद पे, हमारे वजूद पे, हमारे संगठनों पे, हमारी एकता पे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स मिले उनका प्रयोग भी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब आज भी हम गुलाम हैं, आज़ाद नहीं हुए। मेरे बहुत जिम्मेदार साथियों, उन्नाव में 2 बेटियों की जान चली गई, तीसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर दी है, पीड़ित परिवार से कोई मिल नहीं सकता है और अस्पताल में कोई नहीं देख सकता है। अस्पताल से बुलेटिन 24 घंटे बाद जारी हो रहा है, जबकि इतना संवेदनशील मामला है कि हर घंटे बाद बुलेटिन जारी होना चाहिए था और सूचना जो है मिलनी चाहिए थी। और हम लोग कल से निगाह बनाए हुए हैं। भीम आर्मी की टीम जो है, रात में वहाँ जिलाध्यक्ष जी, आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी उन्नाव पहुँच गए थे। कानपुर में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष जो है मौके पे थे। वहाँ हमारे नेता दीपू निषाद, एक नौजवान नेता, वो बहुत जिम्मेदारी से वहाँ लड़ रहे थे। कल मांग कर रहे थे कि बच्ची को एम्स भेजा जाए। आंदोलन पे रहे पूरे दिन। हमारे एक और नेता डॉक्टर आकिब वहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं ओपी गौतम जी और कोरी साहब, तमाम लोग जो हैं वहाँ संघर्ष कर रहे हैं कानपुर में। मगर मैं आपके बीच जो बात रखना चाहता हूँ ये है कि जब हाथरस में सब चीज़ें हुई थी तो हमने मांग की थी कि बच्ची को एम्स भेजा जाए। काफ़ी दिन तक वो अस्पताल में ज़िंदगी मौत से जूझती रही, लेकिन प्रशासन और सरकार के मिलीभगत के कारण, लिपापोती के कारण उसको हायर सेंटर नहीं रेफ़र किया। अंत में क्या हुआ कि उसकी जब वो आई सफदरजंग एम्स की जगह तो उसकी जान चली गई। और फिर जो उसके बाद हुआ वो आपको पता है, किस तरह उसके शव को कचरे की तरह जला दिया गया, किस तरह जो है उसको ऊपर मीडिया ने, किस तरह का राग अलापा मीडिया ने उसको चरित्रहीन साबित करना शुरू कर दिया। और सरकार ने उसमें पीएफआई और भीम आर्मी फंडिंग का कनेक्शन निकाल दिया। यानी कि न्याय को रोकने की तमाम कोशिशें जो है वो की गई। आपकी आवाज़ होने के नाते और इस समाज में, दलित समाज में जन्मे होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसी भी मुद्दे पे चुप ना रहूं। जो हमारे लोगों के अधिकार, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा
और उनसे जुड़ा हुआ हो, वो कोई भी मसला हो, तो साथियों ये समझने की बात है कि उन्नाव से लाके बेटी को कानपुर क्यों एडमिट किया गया और कानपुर में एडमिट करने के पीछे राज क्या, जो मुझे समझ आता है। और आप अगर सवाल नहीं करोगे तो मुझे लगता है सरकार जवाब नहीं देगी। हम परसों से डिमांड कर रहे हैं, परसों रात से, कि भाई बेटी को एम्स भेजा जाए, एम्स से, लेकिन सरकार को तो कुछ भी नहीं समझ आया, सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आप याद कीजिए कि ये जो हॉस्पिटल है रेजिडेंसी हॉस्पिटल, मैंने इस पर ट्वीट किया है कि ये वो हॉस्पिटल है जो लंबे समय से विवादित है और जहां कोई सुनवाई नहीं होती। एक माँ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कोई भी अपनी बच्ची को या अपने परिवार को यहाँ एडमिट ना करे, इस अस्पताल में ना लाए। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो बहुत महंगा भी है, और उस वीडियो में आप ये देखेंगे, मैं भी हमारे फेसबुक पेज पे भी वो डाल दूंगा वीडियो, जिसमें परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 3-4 दिन पहले हमारे पेशेंट की जान चली गई थी, लेकिन इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने 4 दिन तक मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डालकर रखा और हमसे पैसे ऐंठते रहे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार सरकारी हॉस्पिटलों में भरोसा नहीं करती है? एम्स जो दुनिया में जिसका नाम है, और कोई भी बीमार होता है नेता तो उसको तुरंत कहाँ लाते हैं? एम्स। लेकिन क्या दलित एम्स नहीं आ सकते हैं? क्या दलित समाज की बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा? तो आप ये समझिए कि सरकार की पहली जिम्मेदारी ये थी कि सरकार तमाम तरह के वो करेगी, और किसे आरोपी बने क्या करेगी बात की बात है। अपराध तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन करना क्या चाहता सरकार को कि पहले सरकार बच्ची के जीवन को सुरक्षित करते, बच्ची का बेहतर इलाज होता, और जब वो इलाज हो जाता, वो ठीक हो जाती, तो वो अपने आप सारी चीज़ें बता देती, कौन था, किसने किया, क्या कुछ है। कोई खुद अपने आप को बांध के जहर तो नहीं खाता है। तो मगर आप ये समझिए कि हाथरस में भी उस बच्ची को इलाज उसका प्रॉपर नहीं कराया तो उसकी जान चली गई। वो भी उन अपराधियों को सजा दिलाने में नाकामयाब रही काफ़ी हद तक, क्योंकि जब वो कोर्ट में, समझिए कि जो आई विटनेस जो होता है, मुख्य गवाह जो होता है, आंखों देखा गवाह जो होता है, जिसने आंखों से देखा है, और पीड़ित तो उसका खुद में आई विटनेस होता है, तो जब वो कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के कहती कि इन लोगों ने मेरे साथ ये सब चीज़ें जो है, मेरे दुर्व्यवहार और तमाम तरह के जो हाथरस में हुआ, मैं नहीं कह पा रहा हूँ, वो जब सब चीज़ चिल्ला कहती तो उन 100% उन अपराधियों को निर्भया केस की तरह फांसी की सजा होती। तो वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उसलिए पीड़िता को ही इसी हालत में रखा गया कि उसकी जान चली गई। अब मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है, इसका एक रिकॉर्ड है और एक बदनाम हॉस्पिटल है, लेकिन सरकार ने एम्स लाने की बजाय या KMU लखनऊ ले जाने की बजाय, कि लखनऊ में बड़े से बड़े 40 तमाम हॉस्पिटल हैं सरकारी, उनमें ले जाने की बजाय ये इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कानपुर क्यों लाए और लंबे समय तक वहाँ क्यों रोके हुए? देखिए, पहली बात तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ सरकारी कोई आदमी घुस नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है। दूसरा, आप समझते प्राइवेट है क्या? निजीकरण के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। कोरोना काल में ये प्राइवेट हॉस्पिटल ही जो है, इन्होंने आम आदमी, आम पेशेंट का आना बंद कर दिया था। कोरोना के पेशेंट कोई ले रहे थे, कोई कितना परेशान था, कई पेशेंट की जान जो इनके हॉस्पिटल के बाहर चली गई। अब सरकार, आप समझ रही है पूंजीपति किस तरह से सरकार के आगे नतमस्तक हैं कि कल इसमें जो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जब हाथरस का मामला था तो CBI ने बहुत सारे रिकॉर्ड जो है हॉस्पिटल तमाम जगह से इकट्ठा किया, लेकिन प्राइवेट का जो है, ये जिसका मालिक जो है वो जब चाहे इस रिकॉर्ड को बदल सकता है। किसी के भी रिपोर्ट्स जो है, किसी के भी नाम आर्टिकल 15 में हमने देखा था ना, लगभग उससे जुड़ा मामला है, किसी की भी रिपोर्ट्स और उस पर किसी का भी नाम, तो सब चीज़ें सामान्य दिखाई जा सकती हैं। तो जो, और मैं ये भी मानता हूं कि ये बीच बीच में कहेंगे कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038।
ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। और अंत ये भी कह सकते हैं कि नहीं, उसकी वो नहीं रही। मैं ये संभावना जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे अनुमान लग रहा है कि कल ये इस तरह की बात भी हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकार इस पर चाहे जिस तरह की रिपोर्ट बनवा सकती है, कोई इसकी जवाबदेही नहीं है। और कल हम जाके वहाँ किसी आरटीआई से किसी भी तरीके से वो रिपोर्ट्स भी नहीं मांगे और इन रिपोर्ट्स में भी छेड़खानी हो सकती है। कई बार हम इस चीज़ को देख चुके हैं, सिस्टम किस तरह से काम करता है। आज ये जो हॉस्पिटल है, ये डीएम की भूमिका में, हाथरस के डीएम की भूमिका में, वो तो एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते भी सरकार के आगे इतने नतमस्तक थे कि उन्होंने पीड़िता का सब जलवा दिया। पीड़ित परिवार को डराने धमकाने में लगे थे और तमाम तरह की चीज़ों से छेड़खानी उन्होंने की, जो एविडेंस थे। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आप उस समय का एक बार याद कीजिए कि रेप नहीं हुआ है, उन्होंने ओपन तौर पे कहा, जबकि ये वायलेशन था, ये कंटेम्प्ट था सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जो कहता है कि नहीं भाई ये आप निर्धारित नहीं कर सकते, तो मेडिकल रिपोर्ट्स और जो है कोर्ट निर्धारित करेगा हुआ या नहीं हुआ है, क्राइम हुआ या नहीं है, या रेप हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन यही सच था कि सरकार के आगे सरकार की इच्छाओं पे काम करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने और सरकार पुलिस के लोगों ने वो काम किया। इस हॉस्पिटल को खरीदना, डराना, धमकाना कितना आसान काम है आप समझ सकते हैं, और सरकार इससे क्या क्या करा सकती है। तो मुझे डाउट है कि सिर्फ लिपापोती की जा रही है और हमारी बहन को वहाँ रख के कल हो सकता है हमें खबर आए या परसों में, आज हमें खबर है कि हालत में सुधार है, शाम में और सुधार है, कल आए और सुधार है, परसों या कल में ये खबर आ जाए कि वो पीड़िता नहीं रही है। तो इस पूरे मामले में अगर न्याय को प्रभावित कहीं किया जाएगा तो उसी तरीके किया जाएगा अगर पीड़िता ना रहे। सोचिए कि 2 बच्चियां तो पहले नहीं रही हैं और सरकार के पास, पुलिस के पास तो कोई एविडेंस भी नहीं कि किसने किया है। अगर तीसरी नहीं रहेगी, तीसरी अपनी बात को नहीं कह पाएगी, तो आप सोचिए कि क्या वो बता पाएगी किसने किया। क्या उस पीड़ित परिवार को जो डरा धमका जा रहा है, हाथरस में हम देखा, उस परिवार को क्या झेलना पड़ रहा होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि तमाम तरह से हम सबके होते हुए, उनके भाइयों के होते हुए, उनके इस परिवार के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भले से ना उठाए, उस पर सरकार का दबाव है, लेकिन हमारे नौजवान जो सोशल मीडिया पे हैं वो सोशल मीडिया पे पूरा कोहराम मचा दें। वो सोशल मीडिया पे कोहराम मचाते हुए मांग करें कि पीड़ित बच्ची को, पीड़ित बहन को, पीड़ित बेटी को एम्स में दिल्ली लाया जाए जहां उसका इलाज हो। क्योंकि पिछली बार इन्होंने लाश को भी, आपको पता है, हाथरस पीड़िता की लाश को भी जला दिया था, क्योंकि उसका रीपोस्टमार्टम होता तो बहुत कुछ चीज़ें निकल के आ जाती। हमें नहीं पता है कि वहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ कौन किसकी देखरेख में हो रहा है, कल वहाँ किस तरह की चीज़ें सामने आने वाली है, कल वहाँ से मेडिकल बुलेटिन जो जारी हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कोई व्यवस्थित व्यक्ति जो है नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ और शक, मेरा पूर्ण शक है कि कल इस तरह की चीज़ें हो सकती है। मैं मांग करता हूँ अपने साथियों से कि वो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये संदेश जो है प्रसारित करें और सरकार से मांग करें, इस मांग को मजबूत करें कि पीड़ित बच्ची को एयरलिफ्ट से जो है वो एयरलिफ्ट एम्बुलेंस से 1 घंटे में उसको दिल्ली लाया जा सकता है, तो उसको दिल्ली लाए। या फिर ये सरकार बताए कि दलित बच्चियां जो हैं अपनी ज़िंदगी सुरक्षा के लिए क्या उनको एयरलिफ्ट एम्बुलेंस नहीं मिल सकती है। और सरकार अगर कहती है कि इसमें खर्चा होता है तो हम सब लोग अपना खून बेच के भी उसका इलाज कराएंगे, हम अपने घर परिवार, घर जमीन बेच के भी उसका इलाज कराएंगे। हम कहें कि हम अपनी बहन की जान की सुरक्षा करेंगे, और यही हमारी पहचान है, भीम आर्मी की भी और तमाम लोगों की भी। आपका भाई होने के नाते मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए, और जिंदा नजर आने का आसान तरीका यही है, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि उस बच्ची की थोड़ी तबीयत ठीक हो और वो कुछ बोले। क्योंकि पिछली जो और 2 बच्चों की जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसमें तो प्रशासन ने कह दिया कि भाई पॉइजन आया, किसने दिया सर पुलिस को नहीं पता है।
तो कल इसमें लिपापोती करके किसी और मतलब अपराधी को ना पकड़ के किसी और व्यक्ति को इसमें दोषी करार दे दिया जाए, उसको बंद करके भेज दिया जाए, या इस परिवार पे ही इन बच्चों को ये कह दिया जाए कि उन्होंने ही जो है सुसाइड करने का प्रयास किया है। इन सब चीज़ों का राज अगर कोई खोल सकता है, पर्दा उठा सकता है, न्याय और सच्चाई पे सामने आ सकती तो तभी आएगी जब ये बच्ची सुरक्षित रहेगी और अपनी बात को कह पाएगी। लेकिन सरकार से मुझे उम्मीद नहीं है, मगर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ये मांग जो है सरकार को माननी पड़ेगी, और सरकार मौका ढूंढ रही होगी कहीं इसमें पीएफआई का एंगल निकाला जाए, मुस्लिम एंगल निकाला जाए, या कोई और नक्सली एंगल निकाला जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार को और इस विपक्ष को कहा जाए कि भाई ये लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई ये है कि अपराधियों का संरक्षण जो है वो सरकार कर रही है, और अपराध पीड़ितों को दबाने का काम सरकार कर रही है। निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री मठ में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बच्चों की चीखें उनको नहीं सुनाई दे रही है, उनकी माँओं की चीखें उनको नहीं सुनाई दे रही, उनके पिताओं की चीखें उनको नहीं सुनाई दे रही, उनका दर्द नहीं दिख रहा है। ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये बहुत ही आप समझिए कि दूषित मानसिकता की सरकार है। ये दलितों को इसमें न्याय मिलना आसान नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने पहले भी कोई बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि एक बार हमारी बहन कुछ बोल के बताए या हमें खबर करे कि भाई मेरे साथ मुझे ये परेशानी है और इन लोग ये इस तरह की चीज़ें हैं। विश्वास कीजिए कि सरकार का कोई भी ताकतवर से ताकतवर जो है कानून और या कोई भी व्यक्ति हमें न्याय दिलाने से नहीं रोक पाएगा। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी भीम आर्मी के तमाम नेता और हमारी आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता वहाँ लगे हुए हैं। आज भी दीपू निषाद जी और डॉक्टर आकिब साहब वहाँ मौके पे हैं, ओपी गौतम साहब, कोरी साहब, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी वहाँ गए हैं, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। तो देखिए, समझिए, जो आदमी इतना गरीब है वो उसको उम्मीद है कि वो नहीं लड़ पाएगा, और किस तरह डराया धमका जा रहा है परिवार को, जिस तरह फोर्स लगा दी गई, पूरा अपराधियों पकड़ तो नहीं पकड़ पा रही है। तो मैं आपसे आज ये मदद चाहता हूं कि आप कम से कम 5-5 ट्वीट्स जो हैं या 5-5 जो है फेसबुक पे पोस्ट जरूर करें कि मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े, और मुख्यमंत्री बताएं क्या दलित गाजर मूली है जिसको कोई भी जान से मार देगा, हत्या कर देगा, काट देगा, कुछ और कर देगा? क्या हमारे कोई अधिकार नहीं है? या हम लोगों को हमारे जीने के अधिकार या सुरक्षित रहने का अधिकार या जीवन सुरक्षा के जो अधिकार हैं या न्याय लेने के जो अधिकार हैं, जो जन्मसिद्ध अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो सब छीन लिए जाएंगे? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और आप आज जो है साबित करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। देखिए, हमारी बहनों का सम्मान ही हमारा सम्मान है, उनकी सुरक्षा ही हमारा कर्तव्य है, और उनको न्याय दिलाना ही हमारी राजनीति है, हमारे संगठन का जो है नियम है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो आप मेरा व्यवहार और मेरी प्रतिज्ञा, मेरा संकल्प जानते हैं कि फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और फिर मैं हर वो प्रयास करूंगा जिससे मैं अपनी बहन को सुरक्षित रख सकूं और न्याय दिला सकूं। और सरकार याद रखे कि चंद्रशेखर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। यहाँ ये जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मैं हंगामा नहीं चाहता, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ सरकार हमारी मांग को मान जाए, वरना हम अपनी लड़ाई लड़ना स्वयं जानते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, और आप बड़ी संख्या में सोशल मीडिया जो हमारा प्लेटफार्म है, और मजबूर करेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को भी कि वो इस मांग को उठाएं। और क्यों नहीं लेके आ जाए? क्या मुख्यमंत्री नहीं चाहते घटना खुल जाए, पूरी घटना से पर्दा हटे, राज खुल जाए? क्या मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं? क्या सरकार नहीं चाहती कि आरोपी पर कार्रवाई हो? और सरकार नहीं चाहते तो खुल के बोले, फिर हम लोग देखेंगे कि हमें अपनी बहन बेटी की सुरक्षा कैसे करनी है, उनको न्याय कैसे दिलाना है। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप मुझसे इतना 1 इंच भी प्यार करते हैं या विश्वास करते हैं मुझ पे, तो आज सोशल मीडिया पे एक ऐसा माहौल बना दीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, सरकार को हमारी मांग सुननी पड़े और हमारी बहन को एम्स लाया जाए और वहाँ उसका बेहतर इलाज हम लोग कराएं। जय भीम, जय भारत, संविधान, जय संविधान और संविधान की ताकत। और आपका प्यार देखने के लिए मैं इंतजार करूँगा। जो जिन तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मैंने समय नहीं दिया था, जानकारी नहीं, तो उन तक भी पहुँचा दीजिए।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381।